नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने मौजूद हूँ। और आज मैं उत्तराखंड की एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी में मेरे साथ पहली बार घटित हुई है, मेरी आंखों के सामने पहली बार घटित हुई है। आपको याद होगा कि राम गढ़वाल ने 13 दिन की भूख हड़ताल की थी। राम गढ़वाल ने 13 दिन की भूख हड़ताल की थी। उसी भूख हड़ताल के चौथे दिन का घटनाक्रम मैं आपको विस्तार में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो मुझे पहले नहीं पता था कि एकता विहार में 3 लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। किसी साथी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि 3 लोग, सुमित भाई, राम गढ़वाल और जितेंद्र प्रसाद ध्यानी, ये 3 लोग एकता विहार में भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं इन लोगों की तबीयत का हालचाल पूछने जाऊं और जो इनके मामले हैं उससे भी अवगत हूं कि उनके मांग क्या है, जिसके लिए उनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। तो मैं तीसरे दिन जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी से मिलने गया, क्योंकि उन्हीं के मित्रों ने हमें बताया था कि ज़रा आप उनका हालचाल पूछ लीजिएगा और मामले की भी जानकारी ले लीजिएगा। तो मैं जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी से तीसरे दिन मिला। तो मुझे पर्सनली फिजिकल हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी की तबीयत जो है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही थी उस टाइम। मतलब हालत देखने से ही पता चल रही थी कि उन्होंने खाना नहीं खाया, शायद पानी भी नहीं पिया था। मुझे जहाँ तक जानकारी है पानी भी नहीं पिया था। तो उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी जितेंद्र प्रसाद ध्यानी की। असिस्टेंट प्रोफेसर की मांग को लेकर वो ये कहना चाह रहे थे कि जो एपीआई है उसको तत्कालीन हटा दिया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू जो है उसको तुरंत हटाया जाए और रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाए। रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो, ये उनकी मांग थी। तो उसके बाद होता क्या है, अगले दिन की घटना मैं आपको बताता हूँ, चौथा दिन। तो चौथे दिन मैं जब पहुँचता हूँ उसके लगभग 5 मिनट बाद पुलिस वहाँ पे एम्बुलेंस के साथ पहुँचती है, एम्बुलेंस की गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है। कुछ देर तक नॉर्मल वार्तालाप चलती है जिसमें पूछा जाता है, राम गढ़वाल आपकी तबीयत कैसी है, जितेंद्र प्रसाद ध्यानी आपकी तबीयत कैसी है, सुमित भाई आपकी तबीयत कैसी है। बाकी आई थिंक बीपी वगैरह का पूछा गया होगा कि क्या है, नॉर्मल है या कैसा है। लेकिन एकदम से उसके बाद कुछ ऐसी घटना होती है जो मुझे लग नहीं रहा था कि वो चीज़ होगी। वहाँ पे पुलिस शायद रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग हॉस्पिटल चल लीजिए, आपको हम हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहते हैं। इस तरीके से पुलिस वहाँ पे राम गढ़वाल और जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी को बोल रही थी। राम गढ़वाल और जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी कह रहे थे हम बिल्कुल ठीक हैं, हम यहीं पर धरना स्थल पर रहेंगे, हमें कुछ नहीं हुआ है। तो इसी वार्ता में होता क्या है कि पुलिस की रिपोर्ट, मेरे ख्याल से डॉक्टरों की रिपोर्ट में कुछ इन दोनों के मतलब शायद उनका बीपी लो होगा या जो भी है, सरकारी जो मेडिकल वाले डॉक्टर्स थे वहाँ पे, वो बता रहे थे कि इनकी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है, रात को तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए इनको अभी हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। इस तरीके से कुछ बोला गया। तो पुलिस वालों ने फिर वहाँ से ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू किया, यानी कि हाथ से उनको खींच के ले जाने की कोशिश करी। और वहाँ से मुझे लगा कि ये जो चीज़ हो रही है ये ठीक नहीं हो रही है। ना जाने यहाँ से अगर वो एम्बुलेंस में भरते हैं और वो कहाँ ले जाएंगे वो तो हमें भी नहीं पता चलेगा। तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ से इस चीज़ को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, कम से कम एक एविडेंस सामने होगा कि हुआ क्या वहाँ पे। तो मैंने वहाँ से अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना शुरू किया। कुछ और पुलिस वाले भी वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जितेंद्र प्रसाद ध्यानी और राम गढ़वाल लगातार पीछे जाते रहे कि हमें मत ले जाइए, और पुलिस वाले लगातार उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके हाथ से खींच के ले जाते रहे।
आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी के दोनों हाथ पकड़े गए। उसके बाद पुलिस ने उनको ज़ोर से खींचना शुरू किया और जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी रेसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, हमें नहीं जाना है, हमारी मांगे पूरी कर दो, ठीक है, पहले हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद हॉस्पिटल ले जा लेना। लेकिन पुलिस वालों को जो ऑर्डर्स थे मेरे ख्याल से वो उन्होंने अपने ऑर्डर्स को माना और वो जैसे भी करके किसी भी तरीके से एम्बुलेंस के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी को पहले डालने में लग गए। और सबसे पहले उन्होंने जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके अंदर पुलिस वैन में एम्बुलेंस में डाल दिया। जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जैसे एम्बुलेंस में बैठे वो दोबारा खड़े हुए और विरोध करने लगे, ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ विरोध किया। एग्जैक्टली मुझे वर्ड्स तो याद नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन उन्होंने विरोध किया कि आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ की आपको शायद अनुमति नहीं है, रेसिस्ट कर रहे थे वहाँ पे। फिर जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी को बैठाया गया। फिर उसके बाद पुलिस वाले जो है वो राम कंडवाल जी को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगे। राम कंडवाल जी बीच में चारपाई में लेट गए और बोलने लगे हमारी मांगे पूरी करो, पहले हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद हम जाएंगे। तो जब राम कंडवाल जी लेट गए थे बिस्तर में तो उनकी दोनों टांगों को और दोनों हाथों को, दो टांगों को पकड़ा गया पुलिस के द्वारा और दोनों हाथों को पकड़ा गया और इस तरीके से दोनों हाथ और दोनों टांगों को पकड़ के जैसे ले जाते हैं उस तरीके से वहाँ से ज़ोर ज़बरदस्ती करके ले जाया गया राम कंडवाल को जैसे भी करके एम्बुलेंस में बैठाया गया। और उस समय मैं आपको बता दूं वहाँ पे बॉबी पवार भी मौजूद थे। एक न्यूज़ मीडिया चैनल वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे वो अपना बयान न्यूज़ मीडिया चैनल को दे रहे थे। हालांकि मैं इस चीज़ को कवर कर रहा था कि किस प्रकार से राम कंडवाल और उनको जितेंद्र प्रसाद ध्यानी को ले जाया जा रहा है। मैं इस चीज़ को कवर कर रहा था ताकि वो घटनाक्रम जो है वो रिकॉर्ड हो जाए और जो भी चीज़ उनके साथ घटित हुई है वो सामने आ जाए। तो इसके बाद होता क्या है कि राम कंडवाल भी एम्बुलेंस में जैसे तैसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके बैठा दिए जाते हैं। फिर उनको एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। हमें नहीं पता था कि कहाँ ले जाया गया, क्या उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एम्बुलेंस में देख के तो यही लग रहा था कि शायद उनको हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हमको जानकारी मिलती है कि वो कोरोनेशन हॉस्पिटल में उनको दोनों को भर्ती किया गया है और उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। यानी कि 4 दिन से जो 3 दिन से या 4 दिन से बोल सकते हैं जो उन्होंने खाना नहीं खाया था, उनकी जो हेल्थ ख़राब हो रही थी, ग्लूकोज चढ़ा के उनको एनर्जी दी जा रही थी ताकि उनकी सेहत को में सुधार लाया जा सके। तो उसके बाद जब उनको ग्लूकोज चढ़ जाता है, राम कंडवाल वापस धरना स्थल पे आ जाते हैं। अगले दिन वहीं पे मिलते हैं। अगले दिन 5वें दिन जब मैं राम कंडवाल से मिलता हूँ तो राम कंडवाल जी बोलते हैं, मैं जितेंद्र प्रसाद ध्यानी मुझे वहाँ नहीं दिखते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि मुझे लगता है कि जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी कहाँ गए। जब राम कंडवाल आ चुके हैं वहाँ पे तो जितेंद्र प्रसाद ध्यानी है कहाँ। तो मुझे चिंता होने लगती है कि कहाँ गए। तो राम कंडवाल बोलते हैं कि कोर्ट के मामले में उनको जाना था, वो चले गए हैं और 2-3 दिन में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी जो है फिर उस धरना स्थल दोबारा नहीं आते हैं। लगभग उसके 4 दिन बाद सुमित की भी तबीयत खराब होती है और सुमित को भी कोरोनेशन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। सुमित जो है वो UPCL और TG2 के लेकर धरना दे रहे थे। 8 साल से उनकी वैकेंसी जो है TG2 की वैकेंसी नहीं आई थी, उसको लेकर वो भूख हड़ताल कर रहे थे। और फिर क्या होता है कि हमको ये जानकारी मिलती है कि सुमित भी जो है हरिद्वार जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि आप हमें लेटर दे दीजिए, हम आपकी लेटर को आगे बढ़ाकर उसमें काम शुरू कर देंगे और उसको ये वैकेंसी हम लेके आएंगे। इस प्रकार से हमें जानकारी मिली थी। लेकिन ये सितंबर की घटना है और अब दिसंबर हो चुका है। TG2 और UPCL को लेकर कोई अपडेट अब नहीं है। सुमित भाई कहाँ है, वो हरिद्वार ही होंगे अपने घर में।
और धीरे धीरे करके जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जो है वो धरना स्थल से चले जाते हैं। फिर आपके सुमित भाई जो हैं वो भी 8वें दिन चले जाते हैं। राम कंडवाल अकेले वहाँ पे धरना करते हैं। उसके बाद सचिन पुरोहित उनके साथ धरना में बैठते हैं और 13वें दिन राम कंडवाल और सचिन पुरोहित जी दोनों का अनशन ख़त्म हो जाता है। बट चौथे दिन आप ये कह सकते हैं, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था जिसको लेकर कि चौथे दिन केवल जितेंद्र प्रसाद ध्यानी और राम कंडवाल को ही क्यों एम्बुलेंस में ले जाया गया, सुमित जी को क्यों नहीं ले जाया गया? क्या उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी उस समय? तो शायद ये हो सकता है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने नहीं ले जा रही थी, कि गिरफ्तार नहीं करने ले जा रही थी, जबकि उनको बस एम्बुलेंस में किसी तरीके से ग्लूकोज चढ़ाना था, इसी वजह से उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करी थी। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे जो 3 मांगों को रखा जा रहा था कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा को बढ़ा दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर से इंटरव्यू को हटा के रिटन टेस्ट करवा दीजिए, और तीसरा है यूपीसीएल और TG2। इन तीनों मांगों को लेकर, ये मुख्य 3 मांगे थी, इन तीनों मांगों को लेकर वहाँ पे भूख हड़ताल की जा रही थी और धीरे धीरे करके वो चीज़ें कमज़ोर पड़ती चली जाती हैं और 13वें दिन जाके अनशन ख़त्म हो जाता है और कोई भी मांग यहाँ पे पूरी नहीं होती है। क्या लगता है कि ये मांगे क्यों नहीं पूरी हुई? कि वहाँ पे 3 ही लोग हड़ताल कर रहे थे और 15 ही लोग वहाँ पे मौजूद थे, और उसके बाद और लोगों का वहाँ पे सहयोग नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था उस टाइम। और लोगों का वहाँ पे सहयोग अगर मिलता तो शायद उस चीज़ का असर एक अलग हो सकता था और सरकार क्या पता तीनों मांगों को मान लेती। और आप खुद सोचिए कि आज की डेट में तीनों में से कोई भी 3 महीना होने को आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला भी झुक गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला। वहाँ के लोग कहाँ हैं जो उस मांग में खड़े थे? जितेंद्र प्रसाद ध्यानी कहाँ है? उसके बाद से कहीं कुछ नहीं पता। राम कंडवाल के संघर्ष में ही जुटे हुए, अब वो पुलिस भर्ती को लेकर ही चीज़ें कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। TG2 और UPCL का मामला कहाँ गया? वो भी ठंडे बस्ते में चला गया है। सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है और मामले सारे के सारे धीरे धीरे करके गायब हो चुके हैं। और मेन चीज़ ये है कि जो सहयोग मिलना चाहिए था छात्रों का उस भूख हड़ताल में, वो सहयोग भी वहाँ पे नहीं मिला। अगर वो सहयोग शायद मिल जाता तो क्या पता वो मांगे उसी समय भी पूरी हो जाती। उसके बाद आपको पता है आगे का प्रकरण किस तरीके से पुलिस भर्ती आयु सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया गया और वो अभी तक नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए 1997 में पैदा हुए लोगों को एक भी पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला, और बाकी मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पता नहीं वो मामला भी गायब हो गया है। फिर आपका UPCL और TG2 का मामला भी चला गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और क्या लगता है, क्या इन सभी मामलों का समय रहते समाधान हो पाएगा? क्या जो यूनिटी होनी चाहिए बेरोजगारी को लेकर छात्रों के अंदर, वो यूनिटी बन पाएगी? क्योंकि वो एकजुटता की कमी तो आज भी दिख ही रही है कि लोग अपने मामले, जिस मामले में उनको सीधा लेना देना है, उस मामले में वो धरातल पे अभी भी खड़े नहीं हो रहे हैं। वो ये सोचते हैं, शायद से ये सोचते हैं, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, शायद से ये सोचते हैं कि मेहनत कोई और करेगा और फल हमें मिलेगा, और अगर असफल भी हो गए तो हम तो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, उसमें सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी अपनी चल ही रही है। अधिकतर लोगों की हो सकता है सोच कुछ इस तरीके की हो। क्या मैं यहाँ पे सही हूँ? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इस संघर्ष में साथ आएंगे, या फिर वही जो चल रहा है वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने आ जाएंगे और दूसरों को बोलेंगे कि आप कर दो ये चीज़, आप कर दो वो चीज़। उनके पास भी ताकत भी तभी रहती है जब यूनिटी ज़्यादा होती है। नहीं तो सभी को पता है यही, जितने कम लोग रहेंगे उनकी मांगों को झुका दिया जाएगा किसी भी तरीके से और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।